अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक 2025-26 गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा जो नई किताब है क्लास 9 फिजिक्स की, उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर करना है चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.8, जिसका नाम है फ्रिक्शन। उसके सब टॉपिक है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, टर्मिनल वेलोसिटी, रोलिंग फ्रिक्शन और मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन तमाम टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है फ्रिक्शन। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय द बैट, जब एक क्रिकेट गेम के अंदर एक गेंद को बैट की मदद से हिट किया जाता है, इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर मूव करती है विद द रीजनेबल लार्ज वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी लार्ज होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उस गेंद को ज़मीन के ऊपर कंटिन्यू मूव करते रहना चाहिए क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। बट प्रैक्टिकली लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या होता है, वी ऑब्जर्व डैट इट इवेंचुअली स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, वो जो गेंद होती है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन डैट स्टॉप द बॉल, यहाँ पे देखिए खुद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उस गेंद के ऊपर कोई अपोजिट फोर्स लग रही है जो उस गेंद को रोक देती है। तो जवाब लिखा हुआ है यस इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कहा जाता है जी हाँ, उसके ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, जो कि गेंद और ग्राउंड के दरमियान है। डेट अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉल, जो उस गेंद के मुखालिफ सिमत में होती है। अब देखिए फ्रिक्शन क्या होती है। जब हम पेन के ज़रिए किसी कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो पेन की जो निब होती है और जो पेज होता है, उन दोनों का आपस में जो रगड़ होती है उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन क्या है? जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो पाँव और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स लग रही होती है, अपोजिट फोर्स, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक आदमी अपने हाथों को मूव कर रहा है। अब दोनों हाथ अपोजिट सिमत में है, एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है, ऐसे मूव हो रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स लग रही है जिसे हम फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल बन सकता था ये मैंने बता दिया, ये सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल बन सकता था और उसका जवाब यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक कर देना है। नेक्स्ट जी, डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हरारत, जो एनर्जी वेस्ट होती है, उसे हम डिसिपेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें मिसाल दी जा रही है, द लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज द रबिंग ऑफ हैंड। जो नहीं हम अपने हाथों को रब करेंगे, व्हेन वी रब आवर हैंड, हीट इज प्रोड्यूस, क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आवर हैंड्स बिकम वार्म, और जो हमारे हाथ है वो गर्म हो जाते हैं। वो जो हीट निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो जो एनर्जी ज़ाया हो रही है, उसे हम कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स। एक और इसकी एग्जांपल दी जा रही है, सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन राइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट दैट कैन केजेज मैनी प्रॉब्लम। कहते हैं इसी तरह मशीनों का जो आपस में रगड़ खाती है उससे हमें जो प्रॉब्लम फेस होती है, जो फ्रिक्शन होती है, यह भी इसकी एक एग्जांपल है। तो सवाल आपके पास आ सकता है व्हाट इज़ डिसिपेटिव फैक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और कोई सी एक अपने साथ में एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल यहाँ पे एक और भी दी हुई है, यहाँ सिमिलरली से लेकर यहाँ तक एक एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, द टायर ऑफ व्हील्स आल्सो वियर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हार्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। ज़मीन और टायर के दरमियान जो हीट प्रोड्यूस होती है, यह भी फ्रिक्शन की ही एक एग्जांपल है। आगे कुछ और एग्जांपल दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन दो एग्जांपल हमारे पास काफ़ी होती है। नेक्स्ट जी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन होती है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसकी दो कैटेगरी है। पहला जी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी है काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट जी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? तो ये जो ब्लॉक है, ये जो पैराग्राफ है, इससे पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे एक मेज़ के ऊपर रख दिया गया है और इस ब्लॉक को एक रस्सी के साथ एक पुली पर से गुजार के नीचे हैंगर से लटका दिया गया है। ठीक है, फिर क्या किया है, इस हैंगर के अंदर हमने वेट रखा है। लेकिन वेट रखने से पहले ये जो रस्सी थी ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बल थे। ठीक है, ऐसे बल खा के वो नीचे गई हुई थी। जिन्हें हमने इसके अंदर वेट रखा, ये जो बल थे, ये बल बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो रस्सी है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई।
यानी कि जो रस्सी जो स्ट्रेट हुई है, इसे हम कहते हैं इसके अंदर जो टेंशन फोर्स है वो आ चुकी हुई है। तो कहा जा रहा है, कहता है ये जो ब्लॉक है उसको आपने रस्सी के साथ जो नहीं नीचे लटकाया, आपने इस हैंगर के अंदर कोई वेट रखा। जब आपने वेट रखा तो आपने देखा कि जो फोर्स है किसकी, इस रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रही है और जो टेंशन है, फोर्स और जो टेंशन है ये आपस में क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। कैस किसके इक्वल हो गई है, ये जो आपके पास ब्लॉक है इसके मास के, और ये जो इसके अंदर वजन रखा हुआ है इसके मास के इक्वल हो गई है। तो हमने जब इसके अंदर वजन रखा तो क्या हुआ, जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन आगे की तरफ जब मूव करने लगा, आपने इसके पीछे एक अपोजिट फोर्स लगा दी। वो जो फोर्स इतनी थी कि इसने इस ब्लॉक को मूव करने से रोक दिया। जूनी ब्लॉक रुका और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी अपोजिट, उससे हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स। अभी हम इसको रीड करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाता है। कहता है लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहता है आपने डायग्राम के अंदर देखे कि एक जो ब्लॉक है उसे हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया हुआ है। द अरेंजमेंट इज शोन फिगर। कहता है अरेंजमेंट आपके सामने दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फिर कहता है व्हेन अ वेट इज पुट इन द पैन। कहता है जब आपने इस पैन के अंदर कोई वेट रखा, अ फोर्स एफ इज इक्वल टी, तो फोर्स और टी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। टू दिस सम ऑफ दिस वेट एंड वेट ऑफ द पैन, किसके इक्वल है, सम ऑफ दिस वेट, इस वेट के और इस पैन के वेट के। दिस फोर्स टेंड टू पुल दी ब्लॉक, ये जो फोर्स थी, जो वेट है, इसकी वजह से जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करने लगा। एट द सेम टाइम उसी वक्त एन अपोजिट फोर्स अपीयर दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव, इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग गई जिसने इस ब्लॉक को आगे मूव करने से रोक दिया। दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन है जी, इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप। कहता है आपने इस पैन के ऊपर, इस पैन में एक एक करके वेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। अ स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहता है एक स्टेज ऐसी आएगी, ये जो ब्लॉक है ना ये आगे मूव करने लग जाएगा। दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कहता है ये जो लिमिट होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, एक आखिरी लिमिट होती है जो कि इक्वल होती है टोटल वेट इंक्लूडिंग पैन के। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टिल एग्जिस्ट इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जो नहीं जो वो ब्लॉक है आगे की तरफ मूव करने लग गया तो समझे इसके अंदर एक फ्रिक्शन आ गई है जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉर फ्रीली इट एक्सेलरेट बाय एन अमाउंट जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की फोर्स लगती है जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। बट प्रैक्टिकली द एक्सेलेरेशन में भी डिफरेंट, लेकिन कहता है प्रैक्टिकली एक्सेलेरेशन जो है वो डिफरेंट होता है। एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट फॉल्स। कहता है जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक खास रोल प्ले करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आएगा। कहते हैं वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल ऑन अ पीस ऑफ स्टाइरोफोम ऑफ द सेम वेट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, they will hit the ground at the same time only if there were no air resistance। कहता है आप एक छत के ऊपर खड़े हैं तो आपने एक क्रिकेट की बॉल को और एक स्टेडिफार्म को, आपने दोनों को सेम हाइट के ऊपर नीचे फेंका है और आपने वहाँ पे ये ज्यूम किया कि वहाँ पे जो एयर है वो नहीं है। तो आप देखिए कि दोनों सेम टाइम के ऊपर ज़मीन के ऊपर आके गिरेगी, बट वुड फॉल विद द सेम एक्सेलेरेशन जी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर। कहता है हमारी रोजमर्रा ज़िंदगी के मुताबिक जो गेंद है वो जल्दी नीचे गिरनी चाहिए। द स्टेरोफॉर्म हैविंग लार्ज सरफेस वुड फेस ग्रेटर अपोजिट फोर्स ऑफ द एयर एंड दस मूव स्लोली। और जो स्टेरोफॉर्म होती है उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, उसका लार्ज सरफेस होता है, एरिया ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर अपोजिट फोर्स भी ज़्यादा लग रही है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना चाहिए। कहता है एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट। कहता है एक्सपेरिमेंट को सामने रखते हुए इट वॉज फाउंड एट, हमें यह मालूम होता है कि द फास्टर एन ऑब्जेक्ट फॉल द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सटर्टेड ऑन इट। कि जो ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा होता है ज़मीन के ऊपर और स्पीड के साथ आ रहा होता है तो उसके ऊपर जो एयर की रेजिस्टेंस है वो विल एक्सर्ट ऑन इट उस लिहाज से कम लगती है। अ स्पीड इज फाइनली अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हेन दिस हैपन द ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सेलरेशन। कहता है जब एक ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है, अगर उतनी स्पीड के साथ उसके ऊपर रेजिस्टेंस लग रही हो और किस तरफ से, डाउनवर्ड से, ग्रेविटी की तरफ से, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो स्टॉप हो जाता है। इट कीप फॉलो एट कांस्टेंट स्पीड।
तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ ही नीचे आता है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कहता है वो जो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेट्रो टायर डज नॉट गेन अ फाइनाइट वेलोसिटी एज इट फॉल डाउन, दिस प्रिंसिपल अप्लाइड द पैराट्रूपर एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ अ पैराचेटी अलोज फॉर अ डिसेंट एट अ सेफ्टी वेलोसिटी। ये आप छोड़ सकते हैं। आपने इसके अंदर जो डेफिनेशन करनी है टर्मिनल वेलोसिटी की वो स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से, ठीक है, अब फास्टर से। यहाँ पे हमें लिखना है व्हेन अ फास्टर ऑब्जेक्ट फॉल द मोर रेट, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इस टर्मिनल वेलोसिटी तक आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू दी पैराट्रूपर, कि जो प्रिंसिपल है ये पैराट्रूपर के ऊपर अप्लाइड होता है। जस्ट आपने ये करना है। नेक्स्ट मेरे पास आता था रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी हैव स्टडी सो फार इन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को और स्टैटिक फ्रिक्शन को अभी हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर रीड कर लिया हुआ है। इसकी कहता है एक और एग्जांपल है जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसका आंसर आपको स्टार्ट होगा डेफिनेशन रोलिंग फ्रिक्शन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रोल करता है, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ व्हील। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ, लेकिन इसके अंदर आपने करना कुछ नहीं है। कहते हैं इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व डेट अ बॉडी विद व्हील्स फील्स लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर अ बॉडी ऑफ द सेम साइज विदाउट व्हील्स। कहता है हमने अपनी रोजमर्रा ज़िंदगी के अंदर ये तजर्बा किया हुआ है कि एक बॉडी जिसके अंदर व्हील लगा हुआ है, ये देखो व्हील, ये व्हील लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉडी है, इसे ज़मीन के ऊपर मूव करने में आसानी होगी। लेकिन जब इसके अंदर व्हील नहीं होगा, फिर अगर इसे मूव करवाएगा तो इसके अंदर मुश्किल होगी। बॉल बेरिंग आल्सो प्ले द सेम रोल एज प्ले ऑफ बाय द व्हील। कहता है इसके अंदर जो बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग क्या होता है, मैं आपको एक दफ़ा बॉल बेरिंग दिखा देता हूँ। ये है, इससे कहते हैं बॉल बेरिंग, ठीक है। ये कहता है ये हमारी रोजमर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल होता है। मैनी मशीन इन इंडस्ट्री आर डिज़ाइन विद द बॉल बेरिंग्स सो डैट द मूविंग पार्ट्स रोल ऑन द बॉल बेरिंग एंड फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस। कहता है बहुत ज़्यादा मशीनों के अंदर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो उससे क्या होती है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। द रोलिंग फ्रिक्शन, आपने ये भी साथ करना है, ये MCQs है मेरे पास। द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। के रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना छोटा होता है, ठीक है। आपने वाकई रीज़न लिखनी है, ये वाली रीज़न। इसका सवाल क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ बाद में। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल। यहाँ पे सवाल बन सकता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपने बताना था रीज़न से कि रीज़न क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन जो से वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बेहतर क्यों है। तो इसका आपने बताना है कि उसके अंदर रिलेटिव मोशन नहीं होती। द व्हील टच द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज नॉट स्लाइड। या तक आप इसे मुकम्मल करना है। नेक्स्ट मेरे पास है जी मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। पहला तरीका है जी द पार्ट विच स्लाइड अगेन ईच आवर आर हाईली पॉलिश, के दो सतहों को जो आपस में रगड़ खाती है उसको पॉलिश अच्छे तरीके के साथ किया जाए। द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी। कहता है आप ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल ज़्यादा करके उनके दरमियान जो फ्रिक्शन उसे कम कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। तो कहता है आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करें और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, उसके अंदर बस यही कहा जा रहा है कि जो हमारे पास गाड़ी होती है इसकी जो बॉडी हम ऐसे बना देते हैं कि आगे से थोड़ी सी नोकदार होती है, तो क्या होती है ये हवा को चीरती रहती है। तो कहते हैं द बॉडी मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। इन दिस केस द एयर passes smoothly over the slanty surface of the wheels. This type of flow of air is known as streamline flow. यहाँ तक आपने स्टीम लाइन फ्लो की डेफिनेशन भी कर देनी है और साथ में ये पैराग्राफ जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। ये था मेरे पास बेटा टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन। नेक्स्ट है मोमेंटम एंड इम्पल्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।